हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर लेसन 3। ये हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, इसमें आगे और पढ़ेंगे। इसमें आज हम देखेंगे एस्क का सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओरे। इसमें देखें कि जो एस्क है उसमें मैट्रिक्स या गैंग को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको एस्क का सांद्रण कहा जाता है। ये जो सांद्रण की प्रोसेस है इसको करने की जो प्रमुख विधियाँ हैं वो निम्न हैं, जैसे हाथ से चुनकर यानी कि उसको अलग करना, या फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, या फिर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, या फिर चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा, या नेक्स्ट क्या है निक्षालन विधि द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो एस्क हैं इनका जो सांद्रण किया जाता है। फिर जैसे नोट है कि अधिक घनत्व वाले एस्कों का सांद्रण है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो है ये एस्कों का सांद्रण है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, या फिर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सांद्रण होता है, जैसे कि कॉपर पाइराइट है, या फिर गैलेनी सिल्वर ग्लास है, या फिर जिंक ब्लेड है। तो इनमें ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका क्या है सांद्रण किया जाता है। या फिर नेक्स्ट जो थर्ड है वो देखो कि एस्क में उपस्थित जो चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि व्यवहार में लाई जाती है, जैसे कि टिन स्टील। तो इस प्रकार इनका भी किया जाता है, ये जो टिन स्टोन है उनका। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है परिष्करण। परिष्करण में क्या होता है यानी कि रिफाइनिंग, यानी कि अशुद्ध धातुओं के शोधन प्रक्रम को धातुओं का परिष्करण करते हैं। धातुओं को परिष्करण यानी कि अलग करते हैं। अशुद्ध धातु के परिष्करण की विधि तत्व की प्रकृति एवं उपस्थित अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी नेचर कैसी है या उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी नेचर क्या है उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो थर्ड प्रोसेस है धातुएं, यानी कि ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं वो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर तथा मध्य में स्थित हैं। अगर आप देखें तो जो एस ब्लॉक होता है हमारी जो ऐसे मानो कि पीरियोडिक टेबल है, तो इस साइड में जो एस ब्लॉक है ये एस ब्लॉक है, तो इसमें क्या हुआ मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह आ रही हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे जो इस साइड में ये होंगी ये धातु होंगी इनके, तो ये क्या होंगी सारी की सारी धातु हैं, ये लेफ़्ट साइड में होंगी और ये मध्य में स्थित हैं। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर से हैं उनमें धातुओं के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि धातु के यानी कि मेटल्स के करैक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। प्राचीन काल में सिर्फ 8 धातु ही ज्ञात थे, यानी कि प्राचीन समय में सिर्फ 8 धातुएं मिली थी। ये धातु कौन कौन सी हैं जैसे आप देखो, जैसे कि कार्बन हो गया, सोना हो गया, चांदी, टिन, सीसा, लोहा, पारा, एंटीमनी। तो ये 7 क्या हैं ये धातु थी जो प्राचीन काल में हमें 7 ही मिली थी। इन 8 धातुओं को प्रागैतिहासिक धातु की संज्ञा दी गई है। अब ये जो मेटल्स हैं इनके करैक्टर देखते हैं, यानी कि धातुओं के जो गुण हैं वो देखो आप। इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों देखेंगे। इसमें फर्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि धातुएं आघात वर्धनीय यानी कि मेलेबल होती हैं। इनको हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी को हम इनको पतला करके एक प्लेट के रूप में यानी कि चादर के रूप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धे होते हैं। यानी कि सेकंड देखते हैं कि धातुएं तन्य यानी कि डक्टाइल
यानी कि धातुएं तन्य यानी कि डक्टाइल होते हैं, लेकिन सभी धातुएं वो एक जैसे तन्य नहीं होते हैं। 100 मिलीग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ऐसे ही जैसे कि सभी धातुएं हैं वो चमकीली होती हैं, इस चमक को धातुई चमक कहते हैं। यानी कि वो आघातवर्धनीय भी हैं और वो डक्टाइल भी हैं यानी कि तन्य हैं, और वो चमकदार भी होंगी। और फोर्थ क्या है कि धातुओं का जो घनत्व है वो उच्च होता है, और सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि ये चालक होंगे। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा और विद्युत का चालक कौन सा है, तो अगर सबसे बेस्ट अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि चांदी है जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है। शीशा है, उसकी ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तो आप ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा चालकता है ऊष्मा और विद्युत की, वो तो चांदी में होगी, और जो सबसे कम की बात करें तो वो होगा शीशा। फिर देखते हैं इनके रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो धातुएं हैं वो विभिन्न प्रकार की अधातुओं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से प्रतिक्रिया कर यौगिकों का निर्माण करती हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से या फिर सल्फर, इनसे प्रतिक्रिया करेगी और यौगिकों का फॉर्मेशन कर रही है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप जल से अभिक्रिया करती हैं, जबकि कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो जल या भाप के साथ गर्म किए जाने पर अभिक्रिया करती हैं। यानी कि नॉर्मल देखें तो क्या होगी कि वो जल और भाप के साथ ही गर्म करने पर क्रिया कर रही हैं, वरना क्या होगा कि साधारण ताप जल है उससे क्रिया करेंगी। धातुएं हैं वो अम्ल एवं किए जाने पर अभिक्रिया करती हैं, यानी कि धातुएं हैं वो अम्ल एवं क्षारों से भी अभिक्रिया करती हैं। यानी कि मेटल्स हैं वो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करती हैं, यानी कि चाहे एसिड हो या फिर चाहे बेस हो उनसे अभिक्रिया करती हैं। 3.1 सोडियम सोडियम इनकी प्राप्ति के आधार पर देखें तो देखो कि अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह पर्याप्त मात्रा में क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सोडियम जो धातु है इसका निष्कर्षण देखें तो सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। यानी कि जो कास्टर विधि है उसके थ्रू करेंगे। इसमें द्रवित जो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से विद्युत अपघटन से किया जाता है। डाल्टन विधि द्वारा भी एक तो जैसे कास्टर विधि होगी और एक क्या होगी कि डाउन विधि द्वारा भी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु को पैमाने पर प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ये होगा NaCl। यानी कि जो कास्टर विधि थी उसमें तो NaOH से सोडियम को प्राप्त कर रहे हैं, और ये जो डाउन विधि है उसमें NaCl से क्या कर रहे हैं, सोडियम का प्राप्त कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम धातु के भौतिक गुण यानी कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं कि ये चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यानी कि सोडियम है ये क्या होगा, ये चांदी के समान ही सफ़ेद धातु है। यह मुलायम होता है एवं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि ये काफ़ी सॉफ्ट यानी मुलायम होता है, तो इसको चाकू के से क्या होगा इजीली हम इसको काट पाएंगे। इसका अपेक्षित घनत्व है ये 0.97 होता है। पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरने लगता है।
यानी कि ये काफ़ी हल्का होता है, तो ये क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लो करेगा, यानी तैरेगा। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर्स में विलय होता है। जैसे हमने भौतिक गुण देख लिए, ऐसे ही हम सोडियम के जो रासायनिक गुण हैं उनको देखेंगे। ये क्या होते हैं कि ये साधारण ताप पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा या फिर जो एयर है उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड यानी कि NaOH सोडियम ऑक्साइड NaO यानी कि सोडियम ऑक्साइड की सतह जम जाती है, जो जल वाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। यानी कि ये सोडियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर यानी कि CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यही कारण है कि सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। अगर इसको नहीं डुबोकर रखेंगे तो ये मलिन हो जाएंगी। यह जल के साथ तीव्रता से प्रक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको केरोसिन तेल में नहीं डुबोकर रखेंगे तो ये क्या होगा कि ये जल के साथ में तीव्रता से प्रक्रिया कर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह क्लोरीन के गैस के जलाने पर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यानी कि अगर क्लोरीन की प्रेजेंस में अगर इसको जला रहे हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जलाए जाने पर यानी कि CO2 की प्रेजेंस में जलाने पर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यह अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम एल्कासाइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर नॉर्मली हम देखें इसमें तो ये है कि अगर इसको खुला रखा जाएगा, केरोसिन तेल में अगर डुबो के नहीं रखेंगे तो ये जिस भी अलग अलग रिएक्शन करेगा, जैसे अगर क्लोरीन के साथ में कर लेगा रिएक्शन या हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट इनका फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। अब अगर हम देखें, अब सोडियम के जो यूजेस हैं उनको देखते हैं। सोडियम के उपयोग हैं उसमें ये क्या है, अवकारक के रूप में, यानी कि अवकारक के रूप में इनका यूज होगा, या फिर संश्लेषित प्रतिक्रियाएं यानी कि सिंथेटिक रिएक्शंस में इसका यूज होगा। फिर है कि सोडियम लेड मिश्र धातु का यूज है वो टेट्रा इथाइल लेड नामक अपस्फोटनरोधी यानी कि एंटी कनोकिंग यौगिक बनाने में किया जाता है। फिर है कि जो द्रवित सोडियम का यूज़ है वो नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में भी किया जाता है। अब जो ये जो सोडियम के जो यौगिक हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, अगर इसकी बात करें तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है, यानी कि NaOH है, इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। इसका यूज़ है ये पेट्रोलियम को शुद्ध करने में या साबुन बनाने में, कागज़ या फिर सूती कपड़ों के चमक पैदा करने में, या फिर जो कृत्रिम रेशम के निर्माण में, रंग या रेयन बनाने में, या फिर प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में सोडियम धातु का निर्माण होता है। यानी कि ये इनके यूज़ भी मानो या फिर ये इनके काम में बनाने में काम आ रहा है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो धोने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होगा,
तो वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा या बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांक विधि, सोल्वे विधि या फिर अमोनिया सोडा विधि तथा विद्युत विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज है वो जल का खारापन दूर करने में या फिर पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में परिष्कारक के रूप में तथा सीसा, साबुन या कागज़ या फिर कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में किया जाता है। ये जो वॉशिंग सोडा है इसका जलीय विलयन वो क्या होता है, क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का होता है। क्रिस्टलीय अवयवों में वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल होता है और वॉशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो सोडियम के यौगिक हैं हमने 2 तो पढ़ लिए हैं। अब आप इसके बारे में आगे खुद से पढ़ें और आगे जाके बताएं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में इसके जो और कंपाउंड बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके आएँ ताकि आप आगे आने वाली चीज़ आपको इजीली समझ में आए। थैंक यू।